हेलो एल्केन्स की सीरीज का अगला छोटा सा वीडियो लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ, जिसमें लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने हेलो एल्केन्स की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी थी, जिसमें कि SN1 एवं SN2 अभिक्रियाओं का जिक्र किया था। इन्हीं SN1 एवं SN2 अभिक्रियाओं के स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे, यानी कि इनका त्रिविमीय पहलू क्या है, क्यों हमें SN1 SN2 अभिक्रियाओं को पढ़ने की आवश्यकता होती है, इसके बारे में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ SN2 एंड SN1 रिएक्शंस। SN2 तथा SN1 अभिक्रियाओं का त्रिविमीय पहलू क्या है, यानी कि क्या आवश्यकता है इसको पढ़ने की, ये समझ लीजिए। इसको लेकर के मैं हाजिर हूँ सुनील खत्री, लेक्चर केमिस्ट्री GIC एकेश्वर। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हमें इसको समझने के लिए कुछ बातें समझनी आवश्यक हैं, जिनमें से कि एक टॉपिक है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी कि ध्रुवित प्रकाश एवं प्रकाश सक्रियता क्या है। ध्रुवित प्रकाश किसे कहेंगे और प्रकाश सक्रियता किसे कहेंगे, इसको समझने की आवश्यकता है दोस्तों। तो आइए समझते हैं। ये एक सामान्य प्रकाश स्रोत है, जैसे कि बल्ब है, और इसको जब हम गुजारते, ये सोर्स है और इसको हम गुजारते हैं एक छोटे से छिद्र के द्वारा। और सपोज हमने एक बोर्ड पे छेद किया हुआ है और इस बोर्ड को छेद करके हम इस सोर्स से बीम ऑफ लाइट, एक छोटी सी लाइट का प्रकाश हम इसको गुजारते हैं और उसको दूसरी तरफ देखते हैं तो हमें इस प्रकार से चारों तरफ इसके प्रकाश की किरणें दिखाई देती हैं। इसका मतलब ये एक सिंपल सोर्स ऑफ लाइट इस प्रकार से हमें किसी छिद्र द्वारा दिखता है। आगे जब हम जब किसी निकोल प्रिज्म के द्वारा, ये एक निकोल प्रिज्म है दोस्तों। निकोल प्रिज्म का मतलब ये है कि ये किसी विशेष पदार्थ का बना हुआ निकोल प्रिज्म होता है, जो क्या करता है कि एक साधारण लाइट के प्रकाश को जब हम इससे गुजारते हैं तो वो एक सीधी लाइट में प्रकाश हमें दिखता है, जैसे कि इस प्रकार से। तो इसको पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। यानी कि ये पहले किस प्रकार से थी, पहले इस प्रकार से ये छिद्र से हमें दी, जब छिद्र की दूसरी तरफ से हम देखते हैं सोर्स को तो हमें इस प्रकार से चमकीला दिखाई देता है, चारों तरफ उसको प्रकाश की किरणें दिखाई देती हैं। लेकिन जब निकोल प्रिज्म से गुजारने के बाद हम इसको देखते हैं तो ये हमें इस प्रकार से दिखाई देता है, यानी कि पोलराइज्ड, इसके पोल बन गए हैं, यानी कि ध्रुवित हो गया है। ये प्रकाश कैसे हो गया है, ध्रुवित हो गया है, दो दिशाओं में ध्रुवित हो गया है। इसको ध्रुवित प्रकाश या पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। और इस तल को, जो ये आपको सीधा तल दिख रहा है, इस तल को प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट या ध्रुवित प्रकाश का तल कहते हैं। इसको जब हम गुजारते हैं, इस ध्रुवित प्रकाश को जब हम किसी सैंपल सॉल्यूशन से गुजारते हैं, सैंपल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जैसे किसी हेलो एल्केन से हम इसको गुजारते हैं, जो कि इस गुण को प्रदर्शित करता है, उस गुण को प्रदर्शित करने वाले किसी सैंपल सॉल्यूशन से हम उसको गुजारते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो इस प्रकार से या तो दाईं तरफ झुक जाता है या फिर बाईं तरफ झुक जाता है। ये प्रकाश पहले क्या था, स्ट्रेट था, लेकिन अब क्या हो गया है, थोड़ा सा या तो दाईं तरफ इसका रोटेशन हो गया है, दाईं तरफ को ये झुक गया है या बाईं तरफ को झुक गया है। तो ये ऐसा हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि ये ऐसे का ऐसे ही रहे, कहीं भी वो न झुके दाईं या बाईं तरफ। अगर ये दाईं तरफ झुकता है, यहाँ से अगर ये दाईं तरफ को झुकता है तो इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब दाईं तरफ झुकना, ये ग्रीक वर्ड है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं जो दाईं तरफ झुकता है। और ऐसे यौगिकों को हम डी या प्लस से संबोधित करते हैं। इनके नाम लिखने से पहले उसके आगे डी या प्लस लिख करके नाम लिखते हैं।
और अगर वो बाईं तरफ को झुकाता है तो उसको हम लीवो रोटेटरी या एल अथवा माइनस लिख करके, या तो एल लिखेंगे, एल डैश करके नाम लिखेंगे, या ब्रैकेट में माइनस लिखते हैं और तब उसका नाम आगे लिखते हैं यौगिक का नाम। तो ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड में इनका नाम डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी कहा जाता है। और जो यौगिक इस प्रकार से इस पोलराइज लाइट के प्लेन को ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं तरफ या बाईं तरफ इस प्रकार से घुमा दें जिससे कि उनको डी या एल फॉर्म हम कह पाएँ, तो ये प्रकाश रूप से सक्रिय यौगिक होते हैं। इनको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। ये एक दूसरे के प्रकाश समावयवी होते हैं। तो ये प्रकाश सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि ध्रुवित प्रकाश क्या है और प्रकाश सक्रियता किसे कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, ध्रुवित प्रकाश किसको बोलते हैं? जब सामान्य प्रकाश की लाइट को हम निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो ध्रुवित प्रकाश की तरह बदल जाता है, यानी कि इससे इसमें बदल जाता है। और इसको जब हम सैंपल सॉल्यूशन से गुजारते हैं तो या तो दाईं तरफ या बाईं तरफ को मुड़ जाता है या नहीं मुड़ता। अगर दाईं तरफ मुड़ गया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बाईं तरफ मुड़ गया तो लीवो रोटेटरी, या डी फॉर्म या एल फॉर्म या प्लस फॉर्म या माइनस फॉर्म ऐसे लिखते हैं। और ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, यानी कि प्रकाश सक्रिय होते हैं। जबकि अगर उसने कुछ भी नहीं किया, सपोज उसने इस पर कोई परिवर्तन नहीं किया, ऐसे का ऐसे ही उसको दिखाया है, प्रकाश के तल को, ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट के तल को ऐसे ही दिखाया, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, प्रकाश रूप से निष्क्रिय यौगिक उसको कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ हमें क्या समझनी है इसमें, देखिए एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर किसे कहेंगे? एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर किसको कहेंगे? एसिमेट्रिक का मतलब होता है असममित, असममित कार्बन या त्रिविम केंद्रक, त्रिविम केंद्रक किसको कहेंगे? देखिए, जिस कार्बन पर चारों संयोजकताएं, जो चारों समूहों के द्वारा संयोजकताएं जुड़ी होती हैं कार्बन पर, वो भिन्न भिन्न होने चाहिए, यानी कि चारों समूह उसके अलग अलग होने चाहिए, तो उसे हम असममित कार्बन या त्रिविम केंद्रक कहते हैं या त्रिविम केंद्र कहते हैं, स्टीरियो सेंटर कहते हैं, या एसिमेट्रिक कार्बन उसको हम कहते हैं। जैसे कि सपोज ये एक यौगिक है, यहाँ पे जो बीच में कार्बन आपको दिख रहा है, ये वाला कार्बन, ये उदाहरण है ब्यूटेन 2 ऑल का। ये है ब्यूटेन 2 ऑल, 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4, 1 और 2 पोजीशन पे OH लगा है, तो ब्यूटेन 2 ऑल ये यौगिक है। और ये वाला कार्बन जिस पे स्टार लगा रखा है, ये वाला कार्बन जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन कहलाता है, क्योंकि इसके चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों के द्वारा पूरी की जा रही हैं। एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ C2H5 है, एक तरफ CH3, एक तरफ OH है, यानी कि सेम ग्रुप नहीं है, कोई भी ग्रुप सेम नहीं है, चारों भिन्न ग्रुप हैं, इसलिए उसको हम असममित कार्बन या त्रिविम केंद्रक किसको कहेंगे। अब देखिए, कायरलिटी किसे कहते हैं? कायरलता किसको कहेंगे? कायरलिटी या कायरलता किसको कहते हैं हम? कायरलता कहते हैं कि जो पदार्थ अपनी दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित न किए जा सकें, जो पदार्थ अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते, वे कायरल कहलाते हैं। इसको इस प्रकार से समझिए दोस्तों कि जिस प्रकार से हमारा हाथ है वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो सकता है। अभी आगे हम देखेंगे उदाहरण के तौर पर कि उसको हम अगर हम अपने दाएं हाथ को, जैसे हमारा दायां हाथ हमारे बाएं हाथ का दर्पण प्रतिबिंब होता है, हम अपने दाएं हाथ को दर्पण में देखेंगे तो ऐसा लगता है कि हमारा बायां हाथ है, इसका मतलब हमारा दायां हाथ और बायां हाथ एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, तो ये कायरल कहलाएंगे। इनको हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो हम ऐसे के ऐसे नहीं रख सकते हैं, यानी कि अंगूठे के ऊपर हमारे छोटी उंगली आ जाएगी और छोटी उंगली के ऊपर अंगूठा आ जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग उंगलियां अलग अलग उंगलियों के ऊपर आती हैं, तो इसलिए हम इसको एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं कर सकते। तो ऐसे पदार्थों को हम कायरल पदार्थ कहते हैं। इसी प्रकार से कार्बनिक यौगिक भी हो सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर यही ब्यूटेन 2 ऑल है और यहाँ पे हमने बीच में दर्पण लगा दिया है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से हमको दिखता है। ये दर्पण प्रतिबिंब हो गया, इसका मिरर इमेज हो गई, ये मिरर इमेज हो गई इसकी, किसकी? ब्यूटेन 2 ऑल की मिरर इमेज ये हो गई। सेम इसको यहाँ पे मिरर लगा दिया तो ऐसे दिखेगा ये। अब सपोज इसने प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को इधर को घुमा दिया है। मैंने क्या कहा, ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि असममित कार्बन जिसमें होगा
जिसमें असममित कार्बन होगा वही जो है ध्रुवित प्रकाश के लिए प्रकाश सक्रिय माना जाएगा। जिसमें इस प्रकार से अगर किसी कार्बन में दो सेम ग्रुप हो जाएं तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि उसमें सममिति पाई जाती है, सिमेट्री कहीं ना कहीं सम्मित हो जाता है। यहाँ पे असम्मिति है, कहीं से भी सिमेट्री नहीं है, सम्मिति नहीं है, इसलिए असम्मित कार्बन इसको कहते हैं, असम्मित यौगिक ये हो जाता है। और यही जो है कायरल यौगिक कहलाएंगे जब ये अपने एक दूसरे, इसको उठा करके अगर इसके ऊपर रखेंगे, हम इसको उठा करके इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, CH3 के ऊपर H आएगा, इस H के ऊपर CH3 आएगा, C2H5 इधर को आएगा जबकि C2H5 इधर को है, OH के ऊपर तो OH आ जाएगा। इस प्रकार से क्या है कायरल कहलाएंगे एक दूसरे के। सपोज इसने प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को दाईं तरफ को घुमा दिया तो इसको कौन सा फॉर्म कहेंगे, इसको डी फॉर्म कहते हैं। और इसका जो मिरर इमेज होता है वो ठीक उसी प्रकार को क्या करेगा, बाईं तरफ घुमा देता है। जितनी डिग्री से, सपोज इसने 30 डिग्री से इसको दाईं तरफ घुमाया है तो इसका मिरर इमेज इसको 30 डिग्री से ही बाईं तरफ को उस ध्रुवित प्रकाश को घुमा देता है। तो इसलिए इसको दाईं तरफ घुमाने वाले को हम डी रूप कहेंगे। इसका मतलब डी ब्यूटेन टू ऑल इसका नाम हम कहेंगे, डी डैश ब्यूटेन टू ऑल करके इसका नाम लिखेंगे या प्लस करके लिखेंगे, डी के बदले प्लस। और इसका नाम हो जाएगा एल फॉर्म, यानी कि एल ब्यूटेन टू ऑल इसको कहेंगे, या फिर माइनस लिख करके इसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए कायरलता किसे कहेंगे, इसको फिर से समझ लीजिए। कायरल क्या है, या असम्मित कार्बन तो आप समझ गए हैं, असम्मित कार्बन यानी कि जिसके चारों ग्रुप अलग अलग हों। और कायरलता किसे कहते हैं, कायरलिटी किसे कहते हैं कि जब एक दूसरे के ऊपर कोई पदार्थ सुपर इम्पोजिबल ना हो, यानी कि अध्यारोपित ना किया जा सके। जैसे हमारा दाएं हाथ बाएं हाथ का मिरर इमेज है, इसमें सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री नहीं है का मतलब इसको उठा करके इसके ऊपर रखेंगे तो अंगूठा यहाँ आएगा, छोटी उंगलियाँ आएगी। ऐसे पैर का है, पैर की मिरर इमेज को अगर ऐसे रखेंगे हम तो अंगूठा यहाँ आएगा, छोटी उंगलियाँ आएगी। तो ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते, इसलिए ये कायरल हैं। ये क्या है, कायरल ऑब्जेक्ट्स, ये लिखा है कायरल ऑब्जेक्ट्स नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते। जबकि ये क्या है, ए कायरल या नॉन कायरल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें पूरी तरह से सिमेट्री है। देखिए इसको उठा करके इसके ऊपर रखेंगे तो सेम टू सेम इसके पीछे ये छुप जाएगा, इसके नीचे ये छुप जाएगा, यानी कि हम रख सकते हैं, अध्यारोपित कर सकते हैं। ऐसी ये कोई गोला है, बॉल है, इसको भी इस बॉल के ऊपर पूरी तरह से अध्यारोपित किया जा सकता है। तो ये नॉन कायरल ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे कि असम्मित कार्बन क्या है, कायरलिटी क्या है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टीरियो आइसोमर्स किसे कहेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स यानी कि त्रिविमीय समावयवी किसे कहेंगे, त्रिविम समावयवी, 3 डायमेंशनल आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स किसको कहेंगे, जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं किए जा सके। ऐसे यौगिक जिनको अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते हैं, जिनको हमने एक आयरल यौगिक अभी कहा था, जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित किए जा सकते हैं। जैसे इससे पहले आप समझें, ये था एसिमेट्रिक कार्बन। यहाँ पे क्या कहा था हमने कि जिनको अध्यारोपित कर सकते हैं वो एक कायरल होते हैं, जिनको अध्यारोपित नहीं कर सकते वो कायरल होते हैं। आगे देखते हैं, फिर से समझें इसको। जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित किए जा सकते हैं उन्हें एकायरल कहते हैं तथा प्रकाश निष्क्रिय होते हैं। अभी देखा हमने कि जो एकायरल यौगिक होते हैं जिसमें एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होता है वो प्रकाश रूप से निष्क्रिय होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। वो ध्रुवित प्रकाश को ना दाएं घुमाते हैं ना बाएं घुमाते हैं। लेकिन कायरल यौगिक प्रकाश सक्रिय होते हैं, यानी कि जो अब एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब के ऊपर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते, उनमें एसिमेट्रिक कार्बन होता है और वो प्रकाश सक्रिय होते हैं, उनको कायरल यौगिक कहते हैं। इनके प्रतिबिंब एक दूसरे के त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। तो जो एक डी फॉर्म अभी हमने देखा था, एक एल फॉर्म हमने अभी देखा था, तो वो डी और एल फॉर्म एक दूसरे के प्रकाश समावयवी या त्रिविम समावयवी होते हैं। ऐसे समावयवी जिनको एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता उन्हें
प्रतिबिंब रूप कहा जाता है, इनैंशियोमर्स कहा जाता है। ये नया वर्ड हमारे सामने आया है, कई बार पूछा जाता है प्रतिबिंब रूप या इनैंशियोमर्स किसे कहते हैं। तो सिंपल है, प्रतिबिंब रूप क्या होते हैं? ऐसे समावयवी होते हैं जिनको अपने ही दर्पण प्रतिबिंब के ऊपर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता, यानी कि कायरल यौगिक। सभी कायरल यौगिक जो हैं वो प्रतिबिंब रूप हो सकते हैं। आप ये देख सकते हैं। आगे देखेंगे इनके। अब इनैंशियोमर्स या प्रतिबिंब रूप के गुण क्या होते हैं? आपने देखा डी फॉर्म और एल फॉर्म अलग अलग होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि प्लेन और पोलराइज लाइट को दाएं या बाएं घुमा देते हैं, लेकिन इनके भौतिक गुण सभी समान होते हैं। जैसे इनका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विलेयता यानी कि घुलने की क्षमता, अपवर्तनांक यानी कि प्रकाश इसमें प्रवेश करेगा तो कितना डाइवर्ट होगा, ये अपवर्तनांक आदि समान होता है। ये इनके भौतिक गुण समान होते हैं। डी और एल फॉर्म के सारे भौतिक गुण समान होंगे, केवल ध्रुवित प्रकाश के प्रति गुणवत्ता का व्यवहार भिन्न होता है। ध्रुवित प्रकाश, पोलराइज लाइट, यहाँ पे ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश के प्रति गुणवत्ता इनकी भिन्न होती है। यानी कि एक डी फॉर्म होगा, एक एल फॉर्म होगा, एक दाएं तरफ घुमाएगा, एक बाएं तरफ घुमाएगा। तो इतना आप समझ लेंगे कि सारे भौतिक गुण इनके समान होते हैं, केवल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न होता है। डी तथा एल समावयवी का बराबर मिश्रण प्रकाश निष्क्रिय होता है। अगर हम 50% मात्रा में डी ले लें, 50% मात्रा में एल ले लें, उनको मिला दें, बराबर मिश्रण तैयार कर लें और उसका हम प्रकाश सक्रियता देखें तो प्रकाश रूप से निष्क्रिय होता है। यानी कि ध्रुवित प्रकाश को न तो दाईं तरफ घुमाता है, न बाईं तरफ घुमाता है, बल्कि उसे सीधा रखता है। और इसके नाम से पहले जब हम इसको नाम देते हैं तो इसको डी एल एक साथ लिखते हैं ब्रैकेट में, या प्लस माइनस ऊपर नीचे एक साथ लिखते हैं। ये डी के लिए या एल के लिए लगाकर लिखा जाता है। कारण ये है, ये प्रकाश निष्क्रिय इसलिए होता है क्योंकि जितना डी दाईं तरफ घुमाता है उतना ही एल उसको बाईं तरफ घुमा देता है प्रकाश को, इसलिए वो प्रकाश रूप से निष्क्रिय होता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल, इससे पहले वाला यौगिक का जो उदाहरण देखा था, अगर उसका मिश्रण तैयार कर लें हम बराबर तो वो प्रकाश रूप से निष्क्रिय हो जाएगा। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? इसको हम रेसिमीकरण कहेंगे। यानी कि 50% डी और 50% एल बराबर मात्रा में अगर इनको हम मिलाकर मिश्रण तैयार कर देते हैं तो उसको हम रेसिमिक मिश्रण कहते हैं, रेसिमिक मिश्रण कहते हैं, तथा ये प्रक्रिया रेसिमीकरण कहलाती है। उसको हम रेसिमिक मिश्रण कहते हैं। यह प्रक्रिया रेसिमीकरण तथा ऐसा मिश्रण रेसिमिक मिश्रण कहलाता है। रेसिमिक मिश्रण, इसको आप रेसिमिक मिश्रण लिख लें। चलो आप अपनी तरफ से लिख लें, इसको मैंने बता दिया। इसको लिखना है रेसिमिक मिश्रण। ऐसा मिश्रण रेसिमिक मिश्रण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। देखिए, रिटेंशन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हमने SN1 एवं SN2 अभिक्रिया के दौरान पढ़ा था कि SN1 अभिक्रियाओं में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, जबकि SN2 अभिक्रियाओं में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। हिंदी में कहते हैं धारण एवं रिटेंशन यानी कि धारण, विन्यास का धारण, और इन्वर्जन यानी कि विन्यास का प्रतिलोमन यानी कि वो बदल जाना विन्यास का। तो रिटेंशन हमने देखा था SN1 अभिक्रियाओं में हैलोएल्केन्स जिस विन्यास का लिया जाता है उत्पाद भी उसी विन्यास का प्राप्त होता है, यानी कि रिटेंशन, धारण, इसको हम कहते हैं धारण। SN1 अभिक्रिया जब हम कराते हैं वहाँ पे जब हैलोजन निकलता है उसके बदले OH आता है तो ठीक उसी पोजीशन पे लगता है जहाँ पर कि से Cl निकलता है, वहीं पे OH लगता है, यानी कि उसका कॉन्फ़िगरेशन कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर हम D लेते हैं तो उत्पाद भी हमें D वाला मिलता है, L लेते हैं तो उत्पाद भी हमें L वाला मिलता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? विन्यास का धारण या रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ये एक एसिमेट्रिक कार्बन है जिसका A, B, C अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं और X यानी कि हैलोजन लगा हुआ है। और इसमें हम क्या करते हैं, ये डी फॉर्म अगर हम लिया, माना इसमें डी फॉर्म ले रखा है, इसमें हमने Y- यानी कि कोई न्यूक्लियोफाइल जोड़ रहे हैं, तो क्या होगा, ये X निकलेगा, Y यहाँ जुड़ेगा, X निकलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। तो
ठीक जहाँ पे से x निकला है वहीं पे y जुड़ा है और बाकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, यानी कि d है तो ये भी d फॉर्म ही हमको मिलता है। तो इसको कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा इन्वर्जन यानी कि प्रतिपन या प्रतिलोमन किसे कहेंगे। SN2 अभिक्रियाओं में क्या देखा था हमने कि जैसे छाता उल्टा होने का हमने उदाहरण दिया था कि तेज़ आंधी आती है तो छाता एकदम से उल्टा हो जाता है, यानी कि डी फॉर्म अगर हम लेते हैं तो एल फॉर्म हमें मिलता है, और अगर एल फॉर्म लेते हैं तो उत्पाद हमें डी फॉर्म का मिलता है, यानी कि उसका विन्यास चेंज हो जाता है। SN2 अभिक्रिया में हैलोअल्केन्स जिस विन्यास का लिया जाता है उत्पाद भी उसका विपरीत विन्यास का प्राप्त होता है। इस स्थिति को विन्यास का प्रतिपन या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, यानी कि विन्यास का पलट जाना। जैसे ये एक उदाहरण है वही जिससे पहले हमने लिया था, उसी प्रकार का है। यहाँ पे 2 हेलो ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन पर क्या है 2 पोजीशन पर हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 हेलो ब्यूटेन कह लीजिए इसको। आगे देखिए ये सपोज डी फॉर्म है, यानी कि दाईं तरफ को ये घुमाता है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को। इसमें हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर रहे हैं, जिसमें क्या होगा SN1 किस अभिक्रिया के थ्रू कर रहे हैं, SN1 अभिक्रिया के थ्रू अगर इसको कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा X निकलेगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, और Y कहाँ जुड़ेगा, जहाँ से X निकला वहीं Y जुड़ेगा, यानी कि ये भी D फॉर्म हमको मिलेगी, ये भी D रूप होगा, इसका नाम आगे लिखेंगे। तो ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। जबकि SN2 अभिक्रिया में क्या होगा, अगर वही हम y देते हैं तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, x निकल जाएगा, लेकिन इसका छाता उल्टा हो जाएगा। जैसे ये छाता इधर को था, ये इस तरफ को पलटी का गया, तो इस प्रकार से इसको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, यानी कि ये d रूप था तो ये l रूप हमको यहाँ पर मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसकी आवश्यकता थी। इसीलिए हमने पढ़ा SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में इसका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट यही है कि हमने वहाँ पे देखा था कि इन्वर्जन, एक में इन्वर्जन हो जाता है, एक में रिटेंशन हो जाता है। तो उसको समझने का तरीका था ये होता क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता होती है। तो वास्तव में वो प्रकाश रूप से सक्रिय यौगिक होते हैं। तो जिसमें रिटेंशन होता है वो प्रकाश रूप से उसी रूप में हमको मिलता है, डी का डी मिलता है, एल का एल मिलता है, और जिसमें इन्वर्जन हो जाता है उसमें डी के बदले हमें एल उत्पाद मिलता है और एल के बदले डी उत्पाद मिलता है। तो इस प्रकार से आप ये वाला कंसेप्ट समझ गए होंगे। इस वीडियो को आप देखें, नोट्स बनाएं और समझने का प्रयास करें। जहाँ भी प्रॉब्लम आती है वो मुझे पूछें और मुझे बताएं कि किस प्रकार से आपको ये वीडियो लग रहे हैं, इसमें कोई आपको परेशानी हो रही है समझने में तो वो बताएं, या कोई और इसमें सुझाव आपको देना है तो वो आप दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।